एनिमे और वेब नॉवल की दुनिया में एक ऐसा नाम भी है जो शोर नहीं करता, बट इसे जानते हैं वो इसे गॉड टायर मानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की। ये कोई टॉपिकल जापानीज एनिमे नहीं है, ये चाइना की सबसे लेजेंडरी वेब नॉवल का एक एडेप्टेशन है और लोगों का कहना है कि इसकी स्टोरी अटैक ऑन टाइटन से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। पर इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड है कि इसको लोग अक्सर पहले एपिसोड में ही खो जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, एक्सप्लेन पर हम इस मास्टरपीस को डीकोड करेंगे, वो भी फुल डिटेल में। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है इस सीरीज जहाँ हम हर एक डिटेल को सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एपिसोड 1 द फूल के साथ। मेन एपिसोड पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो कहानी का जो मेन हीरो है जोउ, वो अभी के टाइम के चाइना में रहता है एंड अचानक कुछ होता है जिससे उसकी आत्मा एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब वो ट्रांस माइग्रेट हो जाता है और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है एंड ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा पीछे है एंड ये दुनिया जादुई है और यहाँ लोगों के पास सुपर पावर्स भी होती हैं। उन सुपर पावर्स वाले लोगों को बायोंडर्स कहा जाता है। बायोंडर्स बनने के लिए इन्हें एक दवाई जैसे पोर्शन को पीना पड़ता है। पोर्शन पीने के बाद इनके सामने 22 रास्ते आते हैं, मतलब 22 पाथवेज आते हैं और उन्हें चूज करना पड़ता है कि वो कौन से पाथवे पे जाएंगे। हर एक पाथवे के अलग तरह की सुपर पावर देता है। हर पाथवे में 9 लेवल्स होते हैं जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस को पार करने पर उनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और नई पावर्स भी मिलती हैं। जैसे जैसे ये 9 से 1 की तरफ जाते हैं इनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं और जो सीक्वेंस 1 तक पहुंच जाता है वो बंदा गॉड टायर जितना पावरफुल माना जाता है। तो अपनी मेन कहानी पे आते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 28 जुलाई 1349 में। हम अपने हीरो को आसमान से गिरते हुए देखते हैं। फिर अचानक से उसकी आंख कमरे में खुलती है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और वो कौन सी जगह है। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके सर में एक चोट भी लगी हुई है और वो अब भर चुकी है और पास में एक बंदूक पड़ी थी। उसकी नजर मिरर पर जाती है और वो देखता है कि वो किसी और के शरीर में। इस टाइम जिसके शरीर में जोउ है उसका नाम क्लेन मोरेटी था। उसे एहसास होता है कि शायद क्लेन ने खुद को गोली मारी होगी। सीन चेंज होता है एंड गेट पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है और साथ ही 2 लाशों को भी दिखाया जाता है जिनका नाम था वेल्च और नाया। इन्होंने भी क्लेन की तरह सुसाइड कर लिया था और हमें पता चलता है कि ये क्लेन के ही स्कूल फ्रेंड्स थे। अब सुबह हो जाती है। जोउ को क्लेन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि क्लेन के पेरेंट्स नहीं है। वो अपनी सिस्टर के साथ टिंगन देश के आवा शहर में रहता है और उसने अभी ही ग्रेजुएशन पास की है। तभी उसे रूम में एक डायरी मिलती है जिसमें काफी चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि 29 मई को वेंच क्लैन से मिला था और उसने उससे कहा था कि उसे एक पुरानी नोटबुक मिली थी जिसे एंटीगोनिस फैमिली के किसी मेंबर ने लिखा था। तभी हवा से थोड़े पेज और पलटते हैं और वहाँ लिखा था कि सबकी मौत तय है और मेरी भी। तभी क्लैन की बहन उसके कमरे में आ जाती है और जो क्लैन की बॉडी में है उसे अब क्लैन ही बुलाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लैन जल्दी जल्दी सारी चीजें जैसे कि खून के दाग, डायरी और गन को छुपा देता है। क्लैन के सिस्टर का नाम मेलिसा है जो बैकलैंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। मेलिसा ब्रश करके वहाँ से चली जाती है। फिर क्लैन खून के दाग साफ कर देता है और सोचता है कि जख्म ठीक कैसे हो गया। क्लैन सोचता है कि वो इस दुनिया में कैसे आ गया, कि वो तो अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा था और अपनी फैमिली के साथ चाइना में रहता था। तभी उसे याद आता है कि उसने किस्मत चमकाने वाली क्रिया की थी। तभी मेलिसा उसके लिए खाना लेके आती है और उसे बताती है कि स्कूल जा रही है और लेट वापस आएगी। मेलिसा कहती है कि वो जॉब के बारे में ज्यादा ना सोचे, वो उसका मनपसंद खाना बनाएगी जब वो वापस आएगी, जिसके लिए वो ब्रेड ले आए और मेलिसा चली जाती है। अब क्लैन सोचता है कि वो वापस से वही किस्मत चमकाने वाली क्रिया करेगा और वापस अपने घर चाइना लौट जाएगा। और वो ये सोचता है कि बंदूक का साउंड तो इतना ज्यादा तेज होता है तो मेलिसा ने सुना कैसे नहीं। एंड क्लेन को वो किस्मत चमकाने वाली क्रिया करने के लिए भी अनाज की जरूरत होती है, तो वो ब्रेड लेने के लिए मार्केट चला जाता है। मार्केट वाली जो लेडी होती है जहाँ से वो ब्रेड लेता है वो क्लेन की तारीफ करती है और कहती है कि उसको जल्दी एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और उस बेकार से अपार्टमेंट को छोड़ देना चाहिए और किसी अच्छी जगह पे जाके रहना चाहिए। क्लेन देखता है कि ये दुनिया भी उसी की दुनिया की तरह नॉर्मल है पर टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा पीछे है। तभी वो कुछ लोगों को ताश खेलते हुए देखता है जो कि आज के टाइम का ही खेल है। असल में आज से 100 साल पहले एक रोजल गुस्ताव नाम का राजा हुआ करता था जिसने ये ताश के खेल, स्टीम इंजन और टैरो कार्ड जैसी चीजें इजाद की थी। ये सब देख के क्लेन को लगने लगता है कि शायद राजा रोजेल भी उसी के जमाने से आया होगा। तभी क्लेन के पास एक जोकर आता है और उसे अपने सर्कस में आने का इनविटेशन देता है। क्लेन देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था तो वो भागता है और एक टेंट में जाकर छुप जाता है। वो आदमी जेनकिंस भी उसके पीछे जाने वाला था पर उसे वहीं सामने एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है और वो उसे देखकर वापस मुड़ जाता है। टेंट के अंदर एक टैरो कार्ड रीडर बैठी हुई थी, कार्ड देखकर फ्यूचर बताने वाली। क्लेन कहता है कि ये चीजें तो उसके यहाँ पर भी थी, मतलब कि राजा रोजेल सच में उसी की तरह एक ट्रांस माइग्रेटेड थे। वो लेडी कहती है क्लेन उसका फर्स्ट कस्टमर है तो वो उसको फ्री में उसका फ्यूचर बताएगी। क्लेन फिर वहाँ बैठ जाता है। लेडी पूछती है कि तुम्हें क्या देखना है तो क्लेन कहता है कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें जाननी है। वो लेडी ध्यान लगाती है और क्लेन के लिए 3 कार्ड निकाल देती है
और तभी कहती है कि वो पहला कार्ड कौन सा देखना चाहता है। क्लेन कहता है कि वो सबसे पहले अपने प्रेजेंट को देखना चाहता है। लेडी उस कार्ड को पलट देती है और वो कार्ड था द फूल टैरो डेक का पहला कार्ड होता है जो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तभी वहाँ असली टैरो कार्ड रीडर आ जाती है और वो जो यहाँ बैठी थी वो सिर्फ एक जानवर की ट्रेनर थी और मजाक कर रही थी। क्लेन फिर वहाँ से घर चला जाता है और उन ब्रेड्स को किसी मंत्र के साथ लपेटकर चारों कोनों में रख देता है और रिचुअल को स्टार्ट करता है ताकि वो वापस अपने घर लौट सके। शुरू में वो कुछ मंत्र पढ़ता भी है पर लगता है कि रिचुअल करने से कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से क्लेन को कुछ होने लगता है। फिर वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ फॉग था और इस जगह को अब हम द ग्रे फॉग बोलेंगे। वहाँ कुछ रेड एंड ब्लू कलर्स के स्टार्स उड़ रहे थे जहाँ क्लेन गलती से रेड और एक ब्लू स्टार से टकरा जाता है। फिर वो स्टार मिलके ब्लास्ट हो जाते हैं। इस टाइम हम एक सुंदर लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऑड्रे होता है जो अपने मिरर के सामने बैठी थी और एल्गर नाम का आदमी जो समुद्र के बीच एक वाइन ग्लास पकड़कर खड़ा हुआ था। ये दोनों अचानक से इस ग्रे फॉग वर्ल्ड में आ जाते हैं। इन्हें अपने सामने क्लेन की एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है जैसे वो इस दुनिया का गॉड हो और ये तीनों एक दूसरे को बहुत ही कम देख पा रहे थे। अब क्लेन थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि क्या मैंने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया। ऑड्रे पूछते है कि आप इस पवित्र जगह के मास्टर हो। क्लेन सोचता है कि अगर ये कोई पवित्र जगह है तो यहाँ कोई मंदिर वगैरह क्यों नहीं है। क्लेन के इतना सोचते ही वहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर जैसी जगह बन जाती है और क्लेन सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ और उसे लगता है कि वो इस दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। क्लेन अब एक बड़ी सी टेबल और अपने बैठने के लिए एक सिंहासन बना देता है। एल्गर उससे पूछता है कि वो कौन सी जगह है और तुम कौन हो। क्लेन अब यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो क्लेन है या फिर जोउ। और फिर क्लेन सिंहासन पर बैठते हुए कहता है कि तुम मुझे कह सकते हो मिस्टर फूल। एल्गर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है तो क्लेन उसे बताता है कि ये बस एक टेस्ट रन था। तो ऑड्रे कहती है कि टेस्ट हो गया क्या और क्या हम यहाँ से घर जा सकते हैं। क्लेन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें सच में जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। क्लेन फिर उन दोनों के कैरेक्टर के बारे में सोचने लगता है कि ऑड्रे एक मासूम सी लड़की है और एल्गर एक शांत सा आदमी। ऑड्रे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और क्लेन से पूछती है कि वो एक बियॉन्डर कैसे बन सकती है। अब क्लेन को तो नहीं पता कि बियॉन्डर कैसे बनते हैं और उसने इस चीज के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। एल्गर सोचता है कि ऑड्रे कोई शाही लड़की है और कहते हैं कि आप ल्यून किंगडम से है ना। बियॉन्डर बनने के लिए आपको एवरनाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई और भी। बियॉन्डर से मिलना या बियॉन्डर्स बनना काफी ज्यादा मुश्किल है जो अंधकार से लड़ते हैं। ऑड्रे कहती है कि वो अपनी आजादी कभी नहीं खोना चाहती और कोई रास्ता है। फिर एल्गर कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें कोई रॉयल फैमिली या फिर बहुत ही ज्यादा पुराने चर्च को ज्वाइन करना चाहिए। ऑड्रे कहती है कि चर्च के अलावा कोई और तरीका नहीं है। एल्गर कहता है कि असल में उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोर्शन रखे हुए हैं, एक सेलर और दूसरा स्पेक्टेटर सीक्वेंस का, जिसे पी के ऑड्रे बियॉन्डर बन सकती है। अब क्लेन समझ जाता है कि ये कोई सुपर पावर्स की बात हो रही है और जो सीक्वेंस 9 है वो इसका लेवल हो सकता है। उसका ट्रांसमाइग्रेशन और इस ग्रे फॉग वर्ल्ड में आना भी शायद किसी बियॉन्डर की पावर तो नहीं है। ऑड्रे कहती है कि उसने एल्गर के साथ एक डील की है, तो क्या क्लेन उसका गवाह बन सकता है। क्लेन गवाह बनने के लिए मान जाता है और फिर एड्रे कहती है कि आप ऐसी सभा करते रहेंगे। क्लेन सोचता है सभा, अगर वो सभा रखेगा तो शायद उसका सच सबके सामने आ जाए। फिर वो सोचता है कि वो सभा रखेगा और इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानेगा, जिससे वो अपनी दुनिया में और भी ज्यादा जल्दी वापस जा पाएगा। क्लेन कहता है कि ठीक है, हम हर मंडे को 3 बजे मीटिंग किया करेंगे। ऑड्रे कहती है कि फिर हम लोगों को भी कोई नेम रख लेने चाहिए क्योंकि यहाँ असली नाम यूज नहीं कर सकते। अब क्लेन का नाम टैरो कार्ड्स पर रखा गया था तो वो दोनों भी अपना नाम टैरो कार्ड्स पर ही रखते हैं, जिसमें ऑड्री का नेम जस्टिस और ऑल्गर का द हैंडमैन रखा जाता है। ये तीनों टैरो क्लब के मेंबर्स थे। तभी क्लाइंट के रूम का कोई दरवाजा पीटने लगता है, जिससे क्लाइंट का कंट्रोल इस वर्ल्ड में कमजोर हो जाता है। तो वो इनसे कहता है कि चलो इस मीटिंग को यहीं खत्म कर देते हैं और दोनों को वापस उनके घर भेज देता है और खुद भी रूम में लौट आता है। क्लाइंट देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई आया हुआ है तो वो डायरी और बंदूक को छुपा देता है। अब जो यहाँ आए थे वो पुलिस ऑफिसर्स थे और ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वही था जो टेंट के पास खड़ा हुआ था और इसका नाम लेनर्ड था। इसके साथ एक दूसरा ऑफिसर भी आता है जिसका नाम डन स्मिथ है। ये दोनों यहाँ बेल्च और नाया के केस के लिए आए थे और क्लाइंट को बताते हैं कि दोनों ने सुसाइड कर लिया है। लेनर्ड तुरंत ही क्लाइंट की डायरी ढूंढ लेता है और पूछता है कि तुमने लास्ट पेज पे ये क्या लिखा हुआ है कि सब मारे जाएंगे और इसका मतलब क्या है। अब क्लाइंट को समझ नहीं आता कि वो इन्हें क्या बोले। वो इन्हें बताते कि याददाश्त चली गई है और मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। कल रात उसने खुद को मारने की कोशिश की थी पर पता नहीं कैसे वह अभी तक जिंदा है। डन अब कहता है कि फिर तुम्हें साइकिक के पास लेके चलेंगे जो तुम्हारी सारी मेमोरीज को वापस लाएगा। क्लाइंट ये चीज सुनकर टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अगर ये लोग मेरी मेमोरीज में झांकेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। लेनर्ड कहता है कि वो इसे जिंदा देखकर खुश है, लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद कोई भी मर सकता है। ये लोग अब क्लाइंट को अपने साथ ले जाते हैं। तभी एक बच्चा ब्रेड चोरी करके वहाँ से भाग रहा होता है तो पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर क्लाइंट वहाँ
वहाँ से भागने लगता है। एक गली में जाकर वह रुकता है जहाँ कोई उसके ऊपर पानी फेंकता है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाता है और यहाँ आसपास की चीजें भी हवा में उड़ने लगती हैं। क्लाइंट समझता है कि ये कोई वियंडर कर रहा है। वो भागकर एक रिक्शे में बैठ जाता है और बोलता है कि समुद्र किनारे चलो। थोड़ी देर बाद क्लाइंट देखता है कि अब उसका कोई पीछा नहीं कर रहा, तो वो रिक्शा रोकने को बोलता है, लेकिन रिक्शे वाला चलता ही रहता है और कहता है कि वह उसे वेल्च के घर ले जाएगा। ये रिक्शा चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डन था। तभी क्लाइंट की आंखें उसके कमरे में खुलती हैं और उसे लगता है कि ये एक सपना था। तभी दरवाजे पर ऑफिसर डन स्मिथ आ जाता है और ये एक बियॉन्डर है। वो बोलता है कि रात में उसकी पावर्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। डन क्लाइंट को घर से बाहर ले आता है। तभी क्लाइंट के पीछे एक लड़की आती है जो उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसकी मेमोरीज में झांकने लगती है, यानी वो भी एक बियॉन्डर है। क्लाइंट अपनी मेमोरीज में अपने असली माँ बाप को देखता है, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं देख पा रही थी। शायद वो ग्रे फॉग की वजह से था। वो लड़की क्लाइंट से पूछती कि बताओ एंटीगोनिस फैमिली की बुक कहाँ पर है। क्लाइंट कहते हैं कि उसे नहीं पता। फिर वो उससे पूछती है कि 27 जून की रात को वेल्च और नाया के घर में क्या हुआ था। क्लाइंट फिर से कहता है कि उसे नहीं पता। वो पूछते हैं कि जब दोनों मरे थे तुम क्या कर रहे थे। तो क्लाइंट के हाथ में एक बंदूक आ जाती है। वो इन्हें मारकर दिखाता है कि वो उस दिन क्या कर रहा था। वो ये सब डन को बता देती है कि उसने खुद को गोली मारी थी, पर इसकी मेमोरीज में कुछ ज्यादा नहीं दिखा। डन क्लाइंट से कहता है कि एंटीगोनिस फैमिली की किताब लापता है और तुम अभी भी खतरे में हो। हम हर बार तुम्हें नहीं बचा सकते, तो तुम भी हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर बन जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मुझे तो पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसका एनिमेशन एक नंबर क्वालिटी है और कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने जितना हो सकता था उतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।